बात मैं इसीलिए आपको करता हूं कि 13.8 से शुरू करते हैं हम। जब कायनात में कुछ नहीं था तो क्या था जी? यानी और यही पहला आपका क्वेश्चन होता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको इनिशियल अपनी कोर्स आउटलाइन में बता दिया कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो है हम पढ़ेंगे और इसे पढ़ते पढ़ते सोलर सिस्टम करेंगे। सोलर सिस्टम के बाद हम जब ह्यूमन लाइफ को साइंटिफिकली देख रहे होंगे उससे पहले हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखेंगे कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। कुरान में भी आपको पता है अल्लाह ताला कहता है कि हमने 6 दिन में आसमान और जमीन बना दिए। और बिग बैंग जो थ्योरी है, ये जो 13.8 बिलियन ईयर जो यूनिवर्स क्रिएट हुई, तो ये कैसे क्रिएट हुई? तो बिग बैंग, बिग बैंग। ठीक है जी, बिग बैंग। और ये जो बिग बैंग था, ये बिग बैंग यानी एक बड़ा धमाका, बड़ा धमाका। ये किसने दी थी जी? ये थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमाट्रे। अच्छा, मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप जो है आप अपना खुद प्रोनाउंस कर सकते हैं जिस तरीके से आपको बेहतर लगे। तो जॉर्ज लेमाट्रे। ठीक है जी, जॉर्ज लेमाट्रे। तो ये एक बेल्जियन प्रीस्ट हैं। ये कौन है जी? बेल्जियन प्रीस्ट। बेल्जियम यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल है ब्रसल्स। ठीक है जी। बेल्जियम एक, और वहां के लोगों को, बेल्जियम के लोगों को बेल्जियन कहा जाता है। बेल्जियम के लोगों को बेल्जियन लोग कहा जाता है। तो जॉर्ज लिमाट्रे जिसने ये बिग बैंग थ्योरी दी। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि यूनिवर्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरी है। यूनिवर्स के बारे में टोटल 9 थ्योरीज हैं। टोटल 9 थ्योरीज हैं। लेकिन हमारे पास जो भी साइंटिफिक फिनोमिनाज हैं, साइंटिफिक लॉज हैं, अगर हम उनको ट्रैक करना शुरू करते हैं तो हमारी ये वाली जो थ्योरी है ना, ये इस थ्योरी के ऊपर जाकर बातें एंड होती हैं। तो इसलिए हम मानते हैं अभी तक ये एम्पीरिकली, एम्पीरिकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो साइंस थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करके उसको साबित कर दिया जाए, तो वो क्या होता है? एक एम्पीरिकल साइंटिफिक फैक्ट बन जाता है। ठीक है जी। तो जब भी किसी साइंस की चीज में थ्योरी के बाद आप जो है उसके प्रैक्टिकल कर दें, आप उसका उसका कोई एक्सपेरिमेंट कर दें, तो फिर वो क्या हो जाता है? एक एम्पीरिकल फैक्ट बन जाता है, एक साइंटिफिक फैक्ट बन जाता है। तो अभी तक ये बिग बैंग जो है साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। क्यों? ना हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं, ना हमारे पास वो आज अभी तक वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम यूनिवर्स में 13.8 बिलियन पीछे जा सकें। तो इसके बाद दूसरी थ्योरी जो है वो है स्टेडी स्टेट की थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी। और तीसरे नंबर पर ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। ये 3 थ्योरियां हैं, लेकिन आप इनका नाम भी याद ना करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कर लो, कल को इंटरव्यू के अंदर आपके बिग बैंग के बारे में आपसे पूछे तो आप उसे बता सकें कि सर बिग बैंग सिर्फ और सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे सर स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी है। तो इस तरह की थ्योरीज हैं हमारे पास जो कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में दी गई हैं। लेकिन हम मान के चलेंगे कि बिग बैंग जो है वो थ्योरी थी जिसकी वजह से कायनात जो है वो वजूद में आई। कायनात कैसे वजूद में आई जी? एक बड़ा धमाका हुआ। अब ये धमाका हुआ क्यों? क्योंकि भाईजान ये सबसे पहले जो हमारे पास जो यूनिवर्स थी, जो कायनात थी, वो एक सिंगुलैरिटी थी। ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है क्या? कि देखें जी, अब ये कायनात में आज आपको अर्थ प्लेनेट नजर आता है, आपको पूरा का पूरा सोलर सिस्टम नजर आता है, आपको मिल्की वे गैलेक्सी आपको नजर आती है। अब ये जो सारी चीजें थी, ये सारी की सारी एक नुक्ते के अंदर थी, जिसको हमने कहा सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी सिंगल से निकला है, यानी एक नुक्ता था। अब ये नुक्ता क्यों फटा,
क्या हुआ? तो इसके पीछे अभी भी रिसर्च चल रही है, ठीक है जी। इसके पीछे अभी भी रिसर्च हो रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जी ये एक अब फटा क्यों? इसके ऊपर एक बात ये है कि यार इसकी डेंसिटी जो है ना बहुत ज्यादा थी। डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है? डेंस यानी कोई चीज कितनी गाढ़ी है, कितना, यानी उसके अंदर जो है ना, डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है। अब जैसे मैं जिस कमरे के अंदर खड़ा हूं, इस कमरे के अंदर जो है, मैं कहूं कि जितना भी मास है और इसका जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है जी? लंबाई दरब चौड़ाई दरब ऊंचाई। तो जितना वॉल्यूम है और जितना मास है, अगर मैं उसको मास को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डेंसिटी आ जाती है। तो अब हमारी पूरी की पूरी आज आपको जो भी कायनात नजर आती है ना, ये पूरी की पूरी कायनात एक नुक्ता थी। ये एक नुक्ता थी और इस नुक्ते की आप खुद सोचें मास कितना ज्यादा होगा, लेकिन क्या था? वॉल्यूम कितना कम था। वॉल्यूम कितना कम था कि वॉल्यूम सिर्फ एक नुक्ता था। वॉल्यूम एक नुक्ता था और मास कितना है? पूरी दुनिया का मास, पूरी यूनिवर्स का मास, पूरी यूनिवर्स का मास था और सिर्फ एक नुक्ते के अंदर। तो वो अपनी डेंसिटी पर कायम नहीं रह सकी। अब वो कायम कैसे थी, इसके बारे में भी क्या कहते हैं? इसके बारे में कहते हैं कि इनके अंदर जो चीजें मौजूद थी, उस सिंगुलैरिटी के अंदर जो चीजें मौजूद थी, वो उसकी ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से जो है वो अंदर आपस में लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो ग्रेविटेशनल जो उसका बॉन्डेज था वो कोलैप्स हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी चार बेसिक फोर्सेस होती हैं, बेसिक फोर फोर्सेस, ठीक है जी, बेसिक फोर फोर्सेस होती हैं, उनमें आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सबसे वीक फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स पहले नंबर पर आती है, ग्रेविटेशनल वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होती है जी? वीकेस्ट होती है उन चार फोर्सों में। और दूसरी कौन सी होती है जी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास, पहले नंबर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे नंबर पर वीक न्यूक्लियर फोर्स और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथे नंबर पर न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अब आपको मैं अगर फिजिक्स के बारे में बताऊं, तो आपके पास फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स, देखें, ये मैं बड़ी बेसिक बातें कर रहा हूं और ये बातें मुझे एक बैकग्राउंड बनाने के लिए करनी पड़ रही हैं, ठीक है? मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूं अभी। फिजिक्स आपको पता है दो तरह की है। एक कौन सी फिजिक्स है? एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स और एक आपकी क्वांटम फिजिक्स, ठीक है जी। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स, ये जो भी आपको दुनिया के अंदर फिजिकल लॉज नजर आ रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये यहां पर क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वो सब एटॉमिक लेवल पर होती है। अब आपको एटम का पता है, एटम क्या होता है? बेसिकली एटम एक ऐसा कायनात का छोटा जर्रा है जिसको डाल्टन ने कहा था कि मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तो हमें पता चल गया है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क भी है। क्वार्क भी उसका एक एलिमेंट हमें पता चल चुका है। तो अब क्लासिकल क्या होगी? आपको समझ आ गई कि यार जो हमारी दुनिया में अर्थ के ऊपर हमें नजर आ रही है वो सारी की सारी फिजिक्स कौन सी है? क्लासिकल। जो हमें दुनिया में नजर नहीं आती ना, जो सब एटॉमिक लेवल पर लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल दूं आपको। आपने क्या किया जी? पानी के अंदर बट्टा मारा, आपने पानी के अंदर बट्टा मारा, पानी जो है ना वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया और वो आपको नजर आ रही है। वो आपको, कभी आपने सोचा उसके हर कतरे के ऊपर एक जो है फोर्स अमल कर रही है? उसके हर कतरे के अंदर जो है कोई ना कोई रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहे हैं। तो जो उन चीजों की बात कर रही होती है, जो माइन्यूट लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर बात कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स।
समझ आ गई होगी। जो बहुत छोटे लेवल पर बात कर रही होती है उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और क्लासिकल फिजिक्स किसे कहते हैं, जो कि बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर बात कर रही होती है उसे क्या कहते हैं जी, क्लासिकल फिजिक्स, और जो कि आपकी दुनिया के अंदर अभी भी इंप्लीमेंट है। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली। अब जो है आपको क्वांटम फिजिक्स का भी पता चल गया, उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स का भी पता चल गया, उसके बाद आपको बेसिक फोर्सेस का भी पता चल गया, और यही तो दो वो फोर्सेस थी जो जिसे डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो क्या, सॉरी, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने यही तो दो फोर्सेस थी जिन्हें इकट्ठा कर दिया था। यही दो, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सों को क्या कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। इसी की वजह से क्या हुआ था जनाबे वाला, इसी की वजह से। अच्छा, जिनको वीडियो मेरी आ रही है कम, वो YouTube के ऊपर क्लिक करके इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लें, ठीक है, 720 क्वालिटी कर लें, तो आपकी वीडियो का रिजल्ट क्या हो जाएगा जनाबे वाला, बेहतर हो जाएगा। वीडियो का रिजल्ट अगर बेहतर करना है तो आप, और उसके लिए इंटरनेट स्पीड भी चाहिए होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ना रहना, ठीक है। अच्छा, अब जी आपकी ये बात हो गई। अब क्लासिकल फिजिक्स भी समझ आ गई, क्वांटम फिजिक्स भी समझ आ गई, और आपको बेसिक फोर्सेस भी समझ आ गई। अब ये आपको पता चल गया, अब और ये भी पता चल गया कि 13.8, और ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्या हैं जनाबे वाला, ये सारे के सारे मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज क्या होगा, सवाल बनकर आएगा। मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज सवाल बनकर आएगा, मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज सवाल बनकर आएगा, ठीक है। याद रखनी है ये बात, मेरे मुंह के हर लफ्ज को इसी तरीके से याद करना है जैसे मैंने पढ़ाया है, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस शिद्दत के साथ, और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है जनाब। तो अब बात हो गई जी, डेंसिटी का भी आपको पता चल गया, और उस सिंगुलैरिटी की डेंसिटी का आपने अंदाजा भी कर लिया कि यार एक नुक्ता, उसका मास क्या होगा, जिसके अंदर पूरी दुनिया संभाई हुई है, जिसके अंदर पूरी यूनिवर्स संभाई हुई है, और उसका वॉल्यूम कितना है, एक नुक्ता, सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता। अब उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, और वो क्या होगा, वो कोलैप्स होगा। वो क्या होना है जी, अब कोलैप्स हुआ। अब ये कब हुआ जी, 13.8। अब इसके कोलैप्स होते ही हुआ क्या, इसके कोलैप्स होते ही क्वार्क वजूद में आया। क्वार्क, क्वार्क की डिफरेंट टाइप होती हैं, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है, और उसके बाद एक बॉटम क्वार्क होता है, कुछ इस तरीके के आपके अप डाउन लो इस तरीके के क्वार्क्स होते हैं। और क्वार्क के बारे में बस आपको इतनी सी बात पता हो तो मेरे लिए काफी रहेगा कि क्वार्क इज अ पार्टिकल ऑफ एटम, पार्टिकल ऑफ एटम। उसके बाद क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन का वजूद हो गया। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन क्या है भाईजान, पूरी दुनिया में जो जंग है ना, जो मामला है, जो पूरी की पूरी साइंस है, वो क्या कर रही है, वो इस इलेक्ट्रॉन के पीछे है। जिस दिन साइंस को यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, किसी भी यानी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, तो साइंस की कोई चीज भी ऐसी नहीं रहेगी जो हमसे मख्फी रहे। हर चीज हमें पता चल जाएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। आपकी मिसाल ये है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यानी एटम के अंदर क्या होता है जी, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर अब होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और वेट में सबसे कम होता है। और आप सिर्फ और सिर्फ साइंस करती क्या है, इसके इर्द गिर्द की अंदाजा लगाती है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, और उसके इर्द गिर्द करके ये जितने भी आपकी मेडिकल के अंदर भी इन्वेंशन हुई हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजों की बेस पर है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, क्योंकि इसकी स्पीड को पकड़ा ही नहीं जा सकता, इसकी स्पीड को पकड़ा ही नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को लोकेट ही नहीं किया जा सकता, इसका जो है लोकेट करना नामुमकिन है। अच्छा, इस क्वार्क के बाद इलेक्ट्रॉन वजूद में आ गया, इलेक्ट्रॉन के बाद आपका प्रोटॉन वजूद में आ गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रॉन जब भागा, इलेक्ट्रॉन जब भागा तो एक हीट प्रोड्यूस हुई, एक हीट प्रोड्यूस हुई। जैसे ही बिग बैंग हुआ, क्वार्क वजूद में आया, क्वार्क वजूद आने के बाद इलेक्ट्रॉन वजूद में आया, और वो जो हीट थी, वो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एक हीट होती है आपको पता है। एमिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भी किसी बॉडी से निकलते हैं तो आप क्या करते हो, उसको हीट देते हो। किसी भी बॉडी को जब आप हीट देते हो तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा निकला और इसका वॉल्यूम बढ़ा,
तो ये प्रोटॉन जो है ना वजूद में आ गया, और प्रोटॉन की हालत में जब ये पहुंचा ना, प्रोटॉन की जब हालत में पहुंचा तो फिर क्या हुआ जी, ये सारी की सारी चीज कूल डाउन होना शुरू हो गई। अब जिसको समझ आ गया वेल इनफ, जिसको नहीं आया समझ कोई मसला नहीं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, किसी को समझ आ गया, कोई साइंस बैकग्राउंड का था उसको समझ आ गया होगा, और जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं था उसको नहीं समझ आया होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हम अपना टाइम बचाएंगे क्योंकि हमने टॉपिक कवर करना है। अब टॉपिक कवर करने के लिए मैंने कहा जी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क ये पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ उसके बाद क्या वजूद में आया, क्वार्क, और उसके बाद क्या वजूद में आया जी, इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या वजूद में आया जी, आपका प्रोटॉन। जब ये चीज आपकी वजूद में आई, प्रोटॉन के वजूद में आने से ये सारा का सारा वो जो एक हीट थी, ठीक है, मैं बिल्कुल साइड पर हो जाऊंगा, तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, मैंने हर चीज आप लोगों के लिए करके रखी हुई है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, आप लोगों के लिए सब कुछ। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन हो गया। अब वो जो इतनी ज्यादा हीट थी उसने वो कूल डाउन होना शुरू हुई, कूल डाउन, ठीक है, इतनी ज्यादा जो हीट थी वो क्या हुआ जी, कूल डाउन होना शुरू हुई। जैसे ही कूल डाउन होना शुरू हुई, आपको पता है आपके एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर आपके यही 3-4 एलिमेंट होते हैं, और साथ में न्यूट्रॉन भी वजूद में आ गया। एक एटम के अंदर यही पार्टिकल होते हैं, तो आपका एक एटम बन गया भाईजान, आपका क्या हो गया जनाब। और ये सेकंड्स में हुआ काम, जैसे ही कायनात वजूद में आई तो सेकंड्स में ये काम हो गया। ठीक है जी, आपका एटम वजूद में आ गया, आपका एटम वजूद में आया, और एटम ही बेसिकली हर चीज किससे मिलकर बनी होती है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, एवरी नॉन लिविंग थिंग इज एटम। हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। मैं ये मार्कर की बात करूं, ये मार्कर देख लें, ये प्लास्टिक के एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बना है। मैं इस रूम की बात करूं तो ये रूम की दीवारें जो है वो ईंटों से मिलकर बनी है, इसका फर्श जो है सीमट, बजरी और रेत वगैरह इन चीजों से मिलकर बना है। तो हर चीज की बुनियाद जो है वो क्या है जी, एटम है। तो वो जो बुनियाद थी कायनात में वो आ गई। अब इसके बारे में आप कहेंगे कि सर जब वो मैटर पैदा हुआ तो एंटी मैटर भी पैदा हुआ, बिल्कुल जी पैदा हुआ, लेकिन वो हमारे काम की बात नहीं है। ठीक है, और ना ही हमने इतना उसके डीप के अंदर घुसना है। मैंने लेकिन आपके लिए जो उस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ पिक्चर संभाल के रखी हैं, तो मैं आप लोगों को अगर वो पिक्चर दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये बिग बैंग किस तरीके की हुई और ये क्या इसके अंदर जो है चीजें थी, तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है ना, उस टॉपिक के अंदर ये चीजें हमने पढ़नी है। 13.8 बिलियन टू सोलर सिस्टम हमारा है बिग बैंग, और बिग बैंग के ऊपर ये देखें जी, ये था जी बिग बैंग। अब इस बिग बैंग में क्या हुआ जी, आपके प्रोटॉन पैदा हो गए, उसके बाद इसने क्वार्क वगैरह का नहीं लिखा, इस तरीके से ये धमाका हुआ। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से ये आपका क्या हुआ जी, धमाका हुआ। उसके नतीजे में देखें क्वार्क आपका वजूद में आया, और अगर आपको नजर आ रहा हो ये देखें जी, ये क्वार्क नजर आ रहा है आपका, न्यूट्रिनो नजर आ रहा है, ठीक है जी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें, उसके बाद आपका क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टाइम गुजरना, गुजरते गुजरते आज तक हम पहुंच गए। और फिर ये सारी की सारी देखें, ये प्रोटॉन नजर आ गया, प्रोटॉन नजर आ गया, ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें आपकी हो रही थी। अच्छा, अब ये अगर किसी ने ऐसे फटा था जी, ऐसे हुआ था, और इस तरीके से चीजें जो हैं वो आपकी क्या हो गई थी, वजूद में आ गई थी। अच्छा, अब जी आपको पता चल गया जी, एटम तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब ये एटम जो था, ये कौन सा एटम था जी, हाइड्रोजन का एटम था। और यहां से आपका एक सवाल निकलता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स।
ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर वो कौन सा है जी? वो आपका हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन बेसिकली एक ऐसा एटम है, वाहिद एक ऐसा एटम है। हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अगर, तो हाइड्रोजन वाहिद एक ऐसा एटम है, हाइड्रोजन वाहिद एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? और लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। और एटॉमिक नंबर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनकी प्रोटॉनों की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर क्या होता है आपका? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर तो हाइड्रोजन एक दुनिया का वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है। और अब मास, अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है तो ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर क्या है? 1 है। वरना हीलियम को भी देखो तो हीलियम के अंदर भी क्या है? एक न्यूट्रॉन मौजूद है, उसका भी हीलियम कहते हैं ना लाइटेस्ट गैस है। तो हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन जो है आपकी लाइटेस्ट गैस कौन सी है? ये दुनिया की लाइटेस्ट गैस है। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर ये बर्निंग गैस है। यानी इसको आग पकड़ती है। अगर आप, ये गुब्बारे जो होते हैं, गुब्बारों के अंदर क्या भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि यार बच्चे अगर खेल रहे होंगे, कोई माचिस की तीली साथ लगा देगा तो वो तो धमाका हो जाएगा। हाइड्रोजन भर दोगे तो, हाइड्रोजन भर दोगे तो धमाका हो जाएगा। इसीलिए गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस बर्निंग गैस नहीं है। समझ आ रही है? ये सवाल मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज सवाल है, मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज सवाल है। समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ, मैंने ऐप पर आज के टॉपिक के, ठीक है, मैंने आज के टॉपिक के नोट्स आप लोगों को ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है जी। तो जो जिन लोगों को नहीं हुए तो आज हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे नोट्स। अच्छा, अब आपको मास नंबर पता चल गया, एटॉमिक नंबर रिवाइज हो गया, पर आपका मास नंबर रिवाइज हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की आपको कुछ प्रॉपर्टीज का पता चल गया कि यार ये एक नंबर पर हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और दूसरे नंबर पर क्या जी आपको पता चला? दूसरे नंबर पर ये लाइटेस्ट गैस है। तीसरे नंबर पर आपको क्या पता चला जी? ये एक बर्निंग गैस है, हाइड्रोजन। और तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आपको, और ये पीरियोडिक टेबल में एक वाहिद एक ऐसी गैस है जो मेटल के कॉलम में लगी हुई है, जो मेटल के कॉलम में लगी हुई है। हालांकि देखें, ये एक गैस है लेकिन फिर भी गैस होने के बावजूद कहां पर लगी हुई है? पीरियोडिक टेबल में मेटल। बस इतनी सी बात याद रखना, इतनी सी बात याद रखना। अच्छा, अब ये बातें आपकी हो गई कंप्लीट। अब इसकी अब्दुल्ला तस्वीर बनाओ। हाँ, अब तस्वीर बना के, अगर किसी को ये बोर्ड की तस्वीर चाहिए होगी तो उनको बोर्ड की तस्वीर भी मिल जाया करेगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी कि एटम एक बन गया। अभी इस एटम ने किया क्या जनाब? इस, ये जो गैस थी, ये गैस ने किया क्या? ये गैस भाईजान, और उसके बाद, हाँ, बिग बैंग के बाद आपका क्या हुआ जी? जब बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, आपका क्या हो गया जी? बिग बैंग हो गया। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो आपका बिग बैंग हो गया, और आपकी जी पहला एटम वजूद में आ गया। अब उसके बाद आपकी गैलेक्सी फॉर्म हो गई। गैलेक्सी फॉर्म होगी। अब ये गैलेक्सी क्या है जनाब? गैलेक्सी भाईजान है
गैलेक्सी डिफरेंट टाइप की होती है, एक स्पाइरल शेप की भी होती है, एक जो है आपकी एलिप्टिकल शेप की भी होती है, डिफरेंट शेप की आपकी गैलेक्सीज होती हैं। मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स भी संभाल के रखी हुई हैं, लेकिन आपको मैं गैलेक्सी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वो पहले बता दूं कि आपका लार्जेस्ट लार्जेस्ट बॉडी इन द यूनिवर्स, गैलेक्सी क्या है जी आपकी? गैलेक्सी जो है वो लार्जेस्ट बॉडी इन द यूनिवर्स है। ये सवाल आता है जी। और उसके बाद ये प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, ये क्लस्टर की सूरत में आपकी यूनिवर्स में पाई जाती है। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है एक से ज्यादा चीजें ऐसे एक सीक्वेंस में अगर लगी हुई हैं, एक क्लस्टर के अंदर लगी हुई हैं, यानी सीक्वेंस तो नहीं कहेंगे, अनअरेंज्ड फॉर्म में है, लेकिन आपस में उनका कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे ये सिंगुलैरिटी के साथ तो उनका कनेक्शन है ना, तो उसी तरीके से क्लस्टर जो है 4-5 गैलेक्सीज 10 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर बन जाता है मिलकर, यानी ये अकेली गैलेक्सी नहीं होती। और वो क्लस्टर जो होता है ना, बेसिकली आपसे अगर कोई पूछे कि यार इस पेन का यूनिट तो बेसिक यूनिट एटम है, इस कायनात का बेसिक यूनिट क्या है? तो ये क्लस्टर, कायनात का बेसिक यूनिट जनाब क्या है जी? क्लस्टर है। कि यानी जो कुछ गैलेक्सियां मिलकर, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर आपकी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस स्टार हैं, बिलियंस प्लैनेट्स हैं। तो इन तमाम चीजों का जो है आपको पता है कि उनका अहाता करना बहुत मुश्किल है। तो यूनिवर्स का जो यूनिट है वो हमने क्या रखा है? थोड़ा बड़ा रखा है। क्लस्टर आपके पास लाखों में ही होंगे, ठीक है जी, पता तो नहीं है कितने हैं, लेकिन लाखों में ही होंगे। तो इनको तो कम से कम विजुअलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर गैलेक्सी की बात करूं, तो अगर गैलेक्सियों की मैं बात करूं तो 10 रेस की पावर 11। अगर पीपीएससी में सवाल आए कि दुनिया के अंदर कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो आपने कितना बताना है जी? 10 रेस की पावर 11। और अगर आपसे पूछे स्टार कितने हैं, स्टार कितने हैं, अभी स्टार मैंने पढ़ाया नहीं, स्टार कितने हैं, तो 10 रेस की पावर 22। 10 रेस की पावर 22 स्टार हैं, और 10 रेस की पावर 11 जो हैं वो क्या हैं जी? आपके पास गैलेक्सीज हैं। आपके पास कितनी गैलेक्सीज हैं जी? 10 रेस की पावर 11 आपके पास गैलेक्सी हैं, और स्टार आपके पास कितने हैं जी? 10 रेस की पावर 22 आपके पास स्टार है। अच्छा जी, अब आपको गैलेक्सी का पता चल गया कि यार गैलेक्सी क्या है जी? एक तो ये क्लस्टर की सूरत में होती है। अब ये गैलेक्सी भी, इसके अंदर भी आपकी ज्यादातर क्या है? गैसेज है। कौन सी गैस होगी जी? हाइड्रोजन गैस है। और ये किस फॉर्म में होती है? और हमारी कौन सी गैलेक्सी है जी? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। अब याद रखना, मिल्की वे, ये मिल्की वे क्यों है, ये क्या वजह है? तो ये आपको जब तस्वीर दिखाऊंगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा। तस्वीरें आपके लिए रखी हुई है मैंने। अब हमारी गैलेक्सी कौन सी है जनाबे वाला? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये मिल्की वे गैलेक्सी की शेप किस तरीके की है? स्पाइरल। स्पाइरल। इस मिल्की वे गैलेक्सी की शेप किस तरीके की है? स्पाइरल। और इस मिल्की वे गैलेक्सी की पाथ किस तरीके का है? एलिप्टिकल। अच्छा, स्पाइरल से क्या मुराद है? स्पाइरल को याद रखने के लिए स्प्रिंग याद रखो। स्पाइरल को याद रखने के लिए स्प्रिंग क्या होता है? वो बचपन में ऐसे ऐसे बाल से खेलते होते थे, ऐसे ऐसे नीचे फेंक के वो ऊपर जाती होती थी। तो स्पाइरल उस तरह की शेप को कहते हैं, यानी रिंग्स में और आपकी तरफ आती हुई, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। ठीक है जी। और एलिप्टिकल क्या होता है जी? आपकी एलिप्टिकल क्या होती है जी? स्पेलिंग के लिए माफ करना। तो एलिप्टिकल आपकी होती है जी कि एक एलिप्स में ऐसी, दिस दिस शेप इज कॉल्ड एलिप्टिकल, दिस शेप इज कॉल्ड एलिप्टिकल। ठीक है, बेजवी शक्ल की। ठीक है जी, एलिप्टिकल शक्ल की, बेजवी अंडे की तरह की शक्ल को क्या कहते हैं? एलिप्टिकल कहते हैं। और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? इसकी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा।
एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है और हमारे बिल्कुल करीब तरीन कौन सी गैलेक्सी है जी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी का लाइट ईयर्स में फासला है। अब ये लाइट ईयर मैंने कह दिया, लाइट ईयर क्या होता है? देखो, स्पेस में हम बातें क्या कर रहे हैं? बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। और अगर हम ये वाले यूनिट स्पेस के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देना, तो फिर हम एक मैं बोलूंगा और फिर 2 घंटे में 0 0 ही बोलता रहूंगा, 0 0 ही बोलता रहूंगा, तो फिर भी जो है ना शायद मैं पूरी बात ना कर सकूं। ठीक है जी। तो यानी हमें कोई बड़े यूनिट्स लेने पड़ेंगे। जैसे हम 1000 को तो कह देते हैं यार ये 1000 ग्राम होगी या 300 ग्राम होगी। छोटी चीजों के लिए हम छोटे यूनिट्स इस्तेमाल कर लेते हैं बाज़-औक़ात। लेकिन जो बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़े एरियाज होते हैं, हम क्या कहते हैं? यार ये 100 किलो का है। हम क्या कभी कहा है 10,000 ग्राम है, या मैं कहूं 1000 किलो का है। 1000 किलो के लिए मैं कभी कहूंगा कि जी जो है ना ये 10 करोड़ जो है ना ग्राम है, ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा। मैं सिंपल आपको इसी तरीके से, अगर आपने स्पेस के अंदर बात करनी है, स्पेस के अंदर बात करनी है, तो आपको किस में बात करनी पड़ेगी? लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या है जी? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है जी। तो इसकी क्या होगी? 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ठीक है जी। डिस्टेंस का यूनिट है तो मीटर। ठीक है जी। डिस्टेंस का यूनिट है तो लाइट ईयर क्या है जी? 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। यानी या इसके अलावा 10⁻12 क्या होता है जी आपका? ट्रिलियन। 10 आपका क्या होता है? 10⁻12 क्या होता है जी? आपका ट्रिलियन। और ट्रिलियन के बाद आपका क्या होता है जी? अब इसको देखो, 12 ट्रिलियन होते हैं। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं ये बात। 12 ट्रिलियन, उसके बाद मिलियन 9, ठीक है जी, बिलियन 6, ठीक है जी, थाउजेंड 3, इस तरीके से। ठीक है, 3 6 9 12। ठीक है जी। इस तरीके से थाउजेंड, बिलियन, मिलियन। मिलियन में मैंने क्या करती है? बिलियन, बिलियन ऊपर होता है, मिलियन नीचे होता है। सॉरी यार, बिलियन ऊपर होता है, मिलियन नीचे होता है। बिलियन और ये मिलियन। ठीक है, अब करेक्ट हो गया। बिलियन में 9 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, इस तरीके से रटा मार लो इसको। ठीक है। और लाइट ईयर क्या होता है जी? यूनिट होता है ये। अब यहां पर हम क्या होते हैं जी? अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं बताने लगता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी का इससे कितना फासला है? 4.26 लाइट ईयर। अब देखो 4.26 लाइट ईयर, इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम ये यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ यूनिट्स आएंगे, कुछ यूनिट्स आएंगे, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। और लाइट ईयर उनमें सबसे पहला यूनिट है। ठीक है जी, लाइट ईयर आपका। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जी आपकी नियरेस्ट गैलेक्सी भी हो गई। अब गैलेक्सी की हमारी बातें खत्म। गैलेक्सी में और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आपकी गैलेक्सी के बारे में ये पूछ सकता है कि यार कितनी है जी? 10⁻11। आपकी गैलेक्सी कौन सी है जी? आपकी स्पाइरल है। ठीक है जी। आपकी शेप क्या है? गैलेक्सी की स्पाइरल है। और पाथ आपका क्या है जी? एलिप्टिकल है। और आपकी हमारी गैलेक्सी कौन सी है जी? मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है जी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब ये देखें, गैलेक्सी के अंदर एक और चीज आपकी आ सकती है कि गैलेक्सी के कोर के अंदर, गैलेक्सी के कोर के अंदर क्या होता है जी आपके? ब्लैक होल। ब्लैक होल, कोर ऑफ द गैलेक्सी में क्या होता है जी आपका? ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या होता है ये हम बात कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक होल के ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। आपको हल्की सी थोड़ी सी बात बता दूंगा 2 मिनट के अंदर। ब्लैक होल बेसिकली आपका एक सवाल आता है, वो लिख लो कि हाइपोथेटिकल रीजन इन स्पेस। ठीक है जी, हाइपोथेटिकल, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, इसलिए हाइपोथेटिकल एक ऐसा हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं कि जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हो। एक हाइपोथेटिकल रीजन रीजन इन स्पेस, ब्लैक होल। और ब्लैक होल का जो है ना, चले बाद में बात करते हैं। गैलेक्सी हमने आ गई, और इसकी गैलेक्सी की कोर में क्या होते हैं जी? आपके ब्लैक होल होते हैं। ठीक है, अब गैलेक्सी के बारे में यही आपको चीजें जो हैं वो पूछेगा। अब गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन की तस्वीर बना लो।
1 लाइट ईयर, एक मिनट, ये यार ये 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 12 ट्रिलियन, ओ 12 तो डाल दिया ना, तो फिर या 9.46 ट्रिलियन कह दोगे आप। अच्छा, अब ये गैलेक्सी आपकी कंप्लीट होगी, गैलेक्सी, एक यार गैलेक्सी क्या होती है। अब उसके बाद जी क्या हुआ जी, वो जो गैस थी भाईजान हाइड्रोजन, उसने अभी जान नहीं छोड़ी, वो तो अब बिग बैंग हुआ है भाईजान, बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो अब उस बड़े धमाके के नतीजे में क्या हुआ है जी, बड़े धमाके के नतीजे में, बड़े धमाके के नतीजे में आपका क्या हुआ है जी, गैलेक्सी वजूद में आ गई। अब गैलेक्सी के बाद आपके नेबुला वजूद में आ गए। अब वो जो गैसें थी ना, वो गैसें मेरा ख्याल 4.26 लाइट ईयर है, 4.26 लाइट ईयर, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो नेबोला जो है, नेबोला बेसिकली, नेबोला बेसिकली क्या होता है, क्लाउड ऑफ, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ठीक है जी। अब देखो, कुछ तो जब बिग बैंग हुआ, कुछ चीजें क्या बन गई जनाबे वाला, गैलेक्सी बन गई। अब कुछ जो गैलेक्सी नहीं बनी तो वो क्या बन गया जी, नेबोला बन गया। और नेबोला का प्लूरल फॉर्म क्या होता है जी, नेबोला का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, नेबोला, ठीक है, नेबोलाज ना लिखना, नेबोला, ठीक है जी। प्लूरल फॉर्म क्या होता है, नेबोला। अब ये गैसेस कौन सी हैं भाईजान, गैसेस हैं आपकी हाइड्रोजन। अभी कौन सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है जी। अब इसके अंदर, अब ये क्यों एक निबोला के अंदर क्या है, ये क्लाउड है जी, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ये सवाल भी आता है। अब ये क्यों आपस में जुड़ी खड़ी हैं जनाब, ये इसलिए जुड़ी खड़ी हैं, ये इसलिए जुड़ी खड़ी हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रेविटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा जो है इसका जो है ना मास होने की वजह से, जिस भी जो भी चीज होगी ना, अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट लिखो, मैं मेरा भी मास है ना, या इस मार्कर का भी मास है, जो भी चीज है दुनिया में जिसका मास है उसकी ग्रेविटी है, कायनात के अंदर कोई भी चीज है ना जिसका मास है उसकी ग्रेविटी है, ठीक है। मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो ग्रेविटी कम होगी। ये बात बेसिक बुनियादी बात लिख लो, कोई भी दुनिया की चीज है तो उसका क्या है जनाबे वाला, उसकी ग्रेविटी है, अगर उसका मास है तो। और कम मास वाले की कम ग्रेविटी होगी और ज्यादा मास वाले की, हाँ, क्लाउड ऑफ गैसेस, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, हाँ सॉरी, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो उसके बाद इसकी अब प्लूरल फॉर्म क्या हो गई जी, निबोला हो गई, और ये भी पता चल गया। अब ये जो गैसेस थी इसके अंदर वो कौन सी थी, हाइड्रोजन। अब आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक थी सेंट्रीफ्यूगल और एक थी सेंट्रीपीटल। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपीटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपीटल फोर्स। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस भाईजान हैं सर्कल के ऊपर लगने वाली फोर्सेस। जब भी कोई चीज एक सर्कल में मोशन कर रही होती है तो उस वक्त जो लगने वाली फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं जी, ये दो फोर्सेस। अब इसको रट्टा मारने का तरीका क्या है, कौन सी वो फोर्स है जो आपको दायरे से बाहर निकाल रही होती है और वो कौन सी फोर्स है जो आपको दायरे के अंदर ला रही होती है। देखो भाईजान, फ्यूगल के अंदर क्या है, फ्यूगल के अंदर है एफ, फ्यूगल के अंदर क्या है जी, एफ, और एफ से ही बनता है फार, एफ से ही क्या बनता है जनाबे वाला, फार। जो सर्कल से बाहर की तरफ धकेलने वाली फोर्स है वो कौन सी फोर्स है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लग गया रटा, लग गया रटा भाईजान। जो आपको सेंटर के बाहर लेकर चली जाती है फोर्स वो कौन सी फोर्स कहलाती है, फ्यूगल। और जो सेंटर के अंदर रखती है वो कौन सी होती है, पेटल। आपकी कली जो होती है वो भी क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। बस इस तरीके से याद, बाकी ये तो याद हो ही जाएगी ना। तो सेंट्रीफ्यूगल का जब पता चल गया फार, तो ये कौन सी है जी, जो इन रखती है, ठीक है जी, जो आपको अंदर रखती है। एक फार हो गया और एक
इन हो गया। ये आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का पता चल गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? एक ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन करने वाली चीजों को बाहर की तरफ जो है ना धकेल रही होती है। अब इस सूरत में क्या होगा, जब कोई चीज आपको बाहर की तरफ धकेल रही होगी तो जो हल्की चीजें होंगी वो अंदर रह जाएंगी और भारी चीजें बाहर चली जाएंगी। हल्की चीजें अंदर चली जाएंगी, अंदर आ जाएंगी, और भारी चीजें क्या चली जाएंगी? बाहर चली जाएंगी। अब वो जो निबोला था, इसके अंदर ये वाली दोनों फोर्सेस जो सर्कल पर लगती हैं ये भी रिएक्ट कर रही हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्या किया जनाबे वाला, जो भारी, इसके अंदर जो भारी गैसेस थी उनको बाहर निकाल दिया। इस निबोला के अंदर जो भारी गैसेस थी उनको बाहर निकाल दिया। और सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या कर लिया, जो हल्की फोर्सेस थी उनको अंदर ही रख लिया, उनको अंदर रख लिया। अब ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के इम्तिजाज से इस निबोला के अंदर क्या हुआ जी, हाइड्रोजन, आपको पता है हल्की गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, ये मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार के स्टार कैसे फॉर्म हुआ? स्टार भाईजान निबोला से फॉर्म हुआ। स्टार किससे फॉर्म हुआ? पहला सवाल आपका क्या आ सकता है, स्टार कहां से फॉर्म होते हैं जी? स्टार की फॉर्मेशन कहां से होती है जी? नेबुला से होती है। नेबुला क्या होते हैं जनाब? क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। उसके बाद जी आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्टार किस तरीके से होती है भाईजान? वो जो क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट होते हैं उसके ऊपर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल करती है तो उसके अंदर से जो भारी गैसें होती हैं वो बाहर की तरफ चली जाती हैं, और जो हल्की गैसें होती हैं वो क्या होती हैं जी? अंदर की तरफ रह जाती हैं, अंदर की तरफ। और हल्की गैसें कौन सी हैं जी? आपकी हाइड्रोजन हल्की है। अब ये जो हाइड्रोजन होती है, यहां पर क्या होता है जी? हाइड्रोजन जो है रिएक्शन करती है। कौन सा रिएक्शन करती है जनाब? यहां पर रिएक्शन होता है फ्यूजन। यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है जी? फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब ये फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? आप लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ रखे होंगे, एक फ्यूजन रिएक्शन और एक फिशन रिएक्शन। इसको भी रट्टा लगवा देते हैं, इसको भी रट्टा लगवा देते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल को रट्टा लगवाया कि एफ से फ्यूगल, एफ से फार, इसी तरीके से इसको भी रट्टा लगा देते हैं। इसका रट्टा जनाबे वाला क्या है? इसका रट्टा ये है, आपने सुना होगा, अरे तेरी तो टाइम टाइम फिश हो गई, और तेरी तो टाइम टाइम फिश हो गई। ठीक है, तेरी तो टाइम टाइम फिश हो गई, ये तो सुना होगा आपने भाईजान, बहुत बारी सुना होगा। तो भाईजान फिश हो गई है ना, फिश हो गई, टाइम टाइम फिश हो गई है। जब एटम जो है वो, दो एटम जो है आपस में स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होने से जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी फिश होने का मतलब क्या है? स्प्लिट। फिश होने का क्या मतलब है? स्प्लिट। और फ्यूज होने का मतलब आपस में फ्यूज हो जाना, एक एक चीज दूसरी के अंदर फ्यूज हो गई। और कंबाइन करने से कौन सा रिएक्शन होता है? कंबाइन, जब दो गैसेस कंबाइन होकर कोई तीसरी चीज बना देती है, या मैं सादा अल्फाज में बात करूं, दो एटमों ने मिलकर कोई तीसरी चीज बना दी, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे? फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है जी, तो दो एटम, एक एटम के टूटने से दो चीजें बन गई, तो इस चीज को क्या कहेंगे? फिशन रिएक्शन। टाए टाए फिश हो गई है, टाए टाए फिश हो गई है जी, टूट गया जी, स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट होने से क्या हो गया जी? आपका फिशन हो गया, और फ्यूजन जो है वो जुड़ने से हो गया। अब यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है जी? हाइड्रोजन की वजह से कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फ्यूजन रिएक्शन। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस निबोला के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम का एटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या आपको बाई प्रोडक्ट क्या होता है जनाबे वाला? एनर्जी। जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और फ्यूजन रिएक्शन होता है तो आपकी क्या प्रोड्यूस होती है? हीलियम प्लस एनर्जी। क्योंकि भाईजान कितना बड़ा वो निबोला है, ओए होए होए, कितना मास है उसका, कितनी उसके अंदर जब रिएक्शन हो कितनी एनर्जी उसकी पैदा हुई होगी। यानी जिसके अंदर जितना, यानी मोटा बंदा मारेगा तो ज्यादा लगेगी, पतला मेरे जैसा मारेगा तो कम लगेगी। यानी जितना मास है उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। यानी इतना बड़ा मास तो कितनी ज्यादा एनर्जी। तो वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में जी वहां पर आई? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं जनाब?
फोटोन्स आर पैकेट ऑफ लाइट्स। फोटोन्स क्या होते हैं? अब मैं थोड़ी सी यहां तक बात को आराम आराम से समराइज कर देता हूं। अच्छा जी, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, और उस यूनिवर्स के क्रिएशन की जो है जो थ्योरी थी वो जॉर्ज लेमार्टे ने दी। वो किसने दी जी? जॉर्ज लेमार्टे, जो कि एक बेल्जियन प्रीस्ट था। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि जी जो कायनात की टोटल फोर्सेस हैं, क्योंकि हर चीज को एक चीज वो न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स ना लगे उस वक्त तक वो चीज जो है ना मूव नहीं करती। तो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी होगी ना जिसने उस बिग बैंग को बिग बैंग करवा दिया। वो जो सिंगुलैरिटी थी, वो जो सिंगुलैरिटी थी, यानी कायनात आपकी पूरी की पूरी एक जगह बंद थी, उसके बाद क्या हुआ जी? बिग बैंग हो गया। बिग बैंग होने की वजह से आपकी गैलेक्सी वजूद में आ गई। आपकी गैलेक्सी कौन सी है जी? मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है जी? स्पाइरल है। पाथ क्या है जी? एलिप्टिकल है। और आपकी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है जी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी का कितना डिस्टेंस है जी? 4.26 लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ठीक है जी। और लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और यहां पर मैं एक और भी बात आपको बताना चाहूंगा कि वो जो सिंगुलैरिटी थी, वो जो सिंगुलैरिटी थी, वो सिंगुलैरिटी जब बिग बैंग हुआ तो उसी वक्त आपका टाइम और स्पेस क्रिएट हो गया। व्हेन स्पेस टाइम क्रिएटेड, स्पेस टाइम क्रिएटेड जस्ट आफ्टर बिग बैंग। ये स्पेस टाइम है क्या? स्पेस टाइम यानी वो बिग बैंग था, उस बिग बैंग से गैलेक्सी तक के बनने को सफर को हमने क्या कहा? 100 मिलियन ईयर, यानी 100 मिलियन ईयर। वरना तो कुछ टाइम था ही नहीं, एक नुक्ता था, एक नुक्ता था। और दो, अगर ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और आपके सामने कोई बंदा बैठा है, तो आप क्या कहोगे? ओ यार, तू तो 120 की स्पीड से चल रहा है। वो कहेगा पागल तो नहीं हो गया, मैं तेरे सामने तो बैठा हूं, मैं तो साकिन बैठा हूं। लेकिन उस ट्रेन से कोई बाहर बैठा हुआ बंदा उसके अंदर बैठा हुआ देखो, ओ यार, और देखो यार 120 की स्पीड से जा रहे हैं। यानी आप रिलेटिवली चीजों को देख रहे होते हो। यानी हम दोनों ट्रेन में गए हैं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं? स्टैटिक। लेकिन हम किसी दूसरे के लिए क्या है जी? हम मोशन में हैं। यानी मोशन को नोटिस करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि अगर हमने ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा और उसके अंदर बैठे हुए लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा तो हम दोनों साकिन हैं। लेकिन अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, यानी मुझे कोई बाहर से देख रहा है, तो उस सूरत में क्या हो रहा है जी? मैं 120 की स्पीड से चल रहा हूं। ठीक है जी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां पर भी स्पेस के अंदर आपको ये आइंस्टाइन की जो आपको थ्योरीज हैं, ये अभी अभी नहीं मैं इसको खोलूंगा, मैं इसको बाद में खोलूंगा। आप अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि वो जो है गैलेक्सी वजूद में आई और आपकी गैलेक्सी जी एंड्रोमेडा हो गई और लाइट ईयर हो गई। और उसके बाद ये आपका क्या हो गया जी? अब कायनात के अंदर सबसे बड़ी गैस कौन सी है जी? आपकी हाइड्रोजन है। और उसके बाद हाइड्रोजन क्या हुआ जी? हाइड्रोजन से एक नेबोला वजूद में आ गया। उस नेबोला क्या होता है जी? क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट होता है। और उस नेबोला के अंदर अब क्या हुआ है जी? एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो हल्की गैसें थी वो अंदर ही रह गई हैं और भारी गैसेस जो हैं वो बाहर चली गई हैं। और जो हल्की गैस थी हाइड्रोजन, उसके अंदर एक रिएक्शन होना शुरू हो गया और वो फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है जी। और जॉर्ज लेमार्टे का मैंने बता दिया, अभी हबल का भी मैं बताऊंगा। एडविन हबल, एडविन हबल ने क्या कहा वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये आप स्टार को क्लियर कर लें, स्टार की फॉर्मेशन को क्लियर कर लें। तो जी हाइड्रोजन से क्या हुआ जनाबे वाला? आपका हाइड्रोजन से आपका हुआ फ्यूजन रिएक्शन। और इस फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में आपका क्या हुआ जी? आपके फोटोन्स जो हैं, जिन्हें क्या कहते हैं जी? पैकेट ऑफ लाइट, ये। और इससे आपका क्या हुआ जी? लाइट क्रिएट होना शुरू हो गई। और यानी हमें समझ आ गया कि जब भी किसी बॉडी से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, और ये फ्यूजन है कौन सा? ये फ्यूजन है भाईजान थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन है जनाबे वाला? इधर लिखें, इधर लिखते हैं। ठीक है, ये कौन सा फ्यूजन है जी? थर्मो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ये कौन सा फ्यूजन है जी? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कैसा होता है?
थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा फ्यूजन होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है। कौन सा होता है जी? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है जनाब। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है जनाब। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हो गया जी। और पैक, अब आपको पता चल गया स्टार प्रोड्यूस इट्स लाइट। अच्छा जी, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा जी, आपका स्टार जो है, आपका स्टार जो है वो क्या करता है जी? लाइट को प्रोड्यूस करता है। और ये तो एक स्टार की आपको प्रॉपर्टी पता चल गई। स्टार की आपको क्या पता चल गई जनाबे वाला? आपको प्रॉपर्टी पता चल गई कि स्टार जो क्या करता है जी? स्टार आपका लाइट प्रोड्यूस करता है। और स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई ये भी आपको पता चल गया। जो भी चीज अपनी लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी तो वो क्या कहलाएगी? स्टार कहलाएगी। और वो लाइट कैसे प्रोड्यूस करती है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं और उसकी सूरत में एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है, और वो लाइट की सूरत में हमें मिल रही होती है। तो इस तरह से जी लाइट पैदा करते हैं स्टार। तो स्टार की आपकी फॉर्मेशन हो गई। अब स्टार में दो तरह के स्टार होते हैं। एक होता है आपका एवरेज स्टार, और दूसरे नंबर पर आपका स्टार होता है जी मैसिव स्टार। ठीक है जी। अब आपका कौन सा स्टार है जी? आपका कौन सा स्टार है जी? सन है आपका स्टार। और सन की जो आउटर सरफेस है, जो सन की आउटर सरफेस है, इसे क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना तो याद ही होगा ना, कोरोना। ठीक है जी। और ये जो सन का डीपेस्ट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं जनाब? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है जी। आपका स्टार कौन सा है जनाबे वाला? आपका सन कौन सा स्टार है जी? एवरेज स्टार है। हमारा मैसिव स्टार नहीं, हमारा एवरेज स्टार है। ठीक है जी। आपका एवरेज स्टार है। और एवरेज स्टार क्या होता है जी? आपका आउटर सरफेस जो है आपकी कोरोना है, और डीपेस्ट पार्ट आपका कौन सा है जी? फोटोस्फीयर है। और इस सन के ऊपर भी क्या हो रहा होगा? इस सन के ऊपर भी जी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होगा। और इस सन के ऊपर भी क्या है जी? आपका इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। अब इसके नियरेस्ट स्टार कौन सा है जी? नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा। सॉरी यार, मैं वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आपको बता दिया, यहां पर मैं तस्हीह करूंगा। ये जो आपका सन से जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का फासला है वो है 4.26 लाइट ईयर। मैं वो गलत बता गया आपको। ठीक है, उसका कुछ फासला और है, उसका ज्यादा फासला होगा बल्कि। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है जी, 4.26 लाइट ईयर, यहां पे लिख भी देते हैं। ठीक है जी, लाइट ईयर डिस्टेंस है। ठीक है जी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपका स्टार कौन सा है जी? आपका स्टार है जी सन, जिसकी आउटर सरफेस कोरोना है और जिसका डीपेस्ट पार्ट क्या है जी? आपका ये जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब सन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आई होप आपको एटम बम अभी तो कंट्रोल्ड, यार ये वाला जो फ्यूजन यहां पर होता है ना, साइंसदान ये वाला फ्यूजन कर ही नहीं सक रहे। अब देखो, करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम ये वाला फ्यूजन कर लें तो हमारी सारी की सारी लाइट की टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हाइड्रोजन वाहिद एक ऐसा आइटम है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो अपने मास से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि यार मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं उतनी आपको मार सकता हूं, लेकिन भाईजान हाइड्रोजन की सूरत में ये नहीं है। हाइड्रोजन एक वाहिद दुनिया का एटम है जो अपने मास से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। और कमाल की बात है ये हाइड्रोजन की, कमाल। और अगर यही तो है, आप क्या कहते हो? आप दुनिया में चाहते क्या हो? आप दुनिया में चाहते ही ये हो कि यार कम काम करके ज्यादा पावर मिल जाए, ज्यादा एनर्जी मिल जाए। तो ये वाला रिएक्शन आप अगर दुनिया में कर लो तो आपकी टेंशन ही खत्म, आपकी लाइट की टेंशन खत्म, आपका जो है सारे टेंशन खत्म। ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आप कर लो अगर इधर दुनिया में, तो आपकी सारी टेंशन ही खत्म। अब देखो साइंसदान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि
सन जितना जो मास है वो आप जमीन पर कैसे रखोगे? आपको पता है आपका सोलर सिस्टम 98 पॉइंट जो है आपका 98.6% जो है वो वेट कितना है जी? 99.86% वेट किसका है? सन का है। यानी 0.14% जो है ना अर्थ का कितना वेट है? बस इतना सा है, इतना सा वेट है। 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 24 केजी, यानी हजारों सूरज इसमें आ जाए, हजारों अर्थें सूरज के अंदर आ जाए, इतना सा वेट है। तो आप अर्थ के ऊपर सूरज जितना मास कैसे लाओ? नहीं ला सकते। अब ये मास की कमी आप कैसे पूरी करोगे? यानी मास से एनर्जी नहीं हुआ तो गर्मी से, टेम्परेचर से। तो अभी कोई मेटल भी इस तरीके की नहीं मिल रही जिसके ऊपर सूरज जितना टेम्परेचर दिया जाए और वो बर्दाश्त कर ले। तो दोनों तरह से फेल हो रही है साइंस इस मामले में। दोनों तरह से साइंस क्या हो रही है जनाबे वाला? इस मामले में फेल हो रही है। ये वाला फ्यूजन रिएक्शन जनाबे वाला नहीं हो पा रहा, फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पा रहा। हाँ, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है जी, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। अनकंट्रोल्ड जो सूरज की सरफेस के ऊपर हो रहा है वो वाला यहां पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, सूरज जितना मास ना वो है और ना सूरज जितना टेम्परेचर कोई ऐसा मेटल है जो बर्दाश्त कर सके, और इसलिए ये वाला जो फ्यूजन रिएक्शन है ये जमीन की सतह के ऊपर करना नामुमकिन है। तो अब जी आपको स्टार की फॉर्मेशन पता चल गई। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ, ये सारी बातें टू दी पॉइंट है बेटा शहबाज, टू दी पॉइंट है। नियरेस्ट स्टार मैंने बताया प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके, अच्छा, अच्छा। अब आप अगर देखो, हाँ, ये भी आप देख लो। अब देखो स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई? ये स्टेलर नेबुला से, निबोला से वो हुई। ये मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि ना हम बाद में देख लें। नेबोला से हुई, नेबोला से बाद देखो, नेबोला के बाद क्या हुआ जी? एवरेज स्टार आपका बन गया, एवरेज स्टार या मैसिव स्टार। ये आपको ये वाला, ये एवरेज स्टार आपका बन गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका रेड जियांट बन गया। उसके बाद आपका क्या बन गया जी? नेबोला के बाद एवरेज स्टार, उसके बाद रेड जियांट, रेड जियांट बन गया। उसके बाद प्लैनेटरी निबोला और उसके बाद व्हाइट डॉर्फ। प्लैनेटरी निबोला, प्लैनेटरी निबोला और फिर डॉर्फ। अब ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी। प्लैनेटरी डॉर्फ, DWARF, ठीक है जी। ये आपको मैं बताता हूं। और मैसिव स्टार में और प्लैनेटरी स्टार में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है? ये वाला फर्क है, इधर सुपरनोवा आता है, ठीक है जी, और इधर प्लैनेटरी निबोला आता है। बाकी सारा सेम है, ये मैं बताता हूं क्या है। अच्छा, ये मैटर के बारे में आप देख लो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो 5% है जो कुछ आपको नजर आ रहा है, सारा का सारा कितना परसेंट है जी? 5% है। और बाकी ज्यादातर क्या है जी? आपके पास डार्क मैटर है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। 25% आपके पास डार्क मैटर है और 69% आपके पास क्या है? डार्क एनर्जी है, ठीक है जी। ये देखो, ये होता है जी आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। ये जहां पर आपको लाइट नजर आ रही है ना, ये कहते हैं, इसे होराइजन कहते हैं, होराइजन। इसे क्या कहते हैं? क्योंकि यहां पर बहुत सारी गैसें जो है वो आपस में और जल रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं इसकी ग्रेविटी की वजह से। तो इस वजह से क्या हो रहा है जी? यहां पर आपको लाइट नजर आ रही होती है, जहां से वो ब्लैक होल चीजों को खींच लेता है, उस जगह को क्या कहते हैं? होराइजन, होराइजन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया जनाब। अब आपको ये तस्वीर की बनाना
मैं बताता हूँ ये सारी बात। अच्छा अभी अब आपको स्टार तक पता चल गया। अब 15 मिनट का ले लो ब्रेक, 15 मिनट का नमाज पढ़ लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? 7:30 बजे, ठीक है? 7:30 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है? 7:30 बजे फिर मिलते हैं। आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है, 7:30 बजे। हाँ हाँ, लेक्चर के नोट्स अभी भेजते हैं जनाब, ऐप पर अपलोडेड है ऑलरेडी। जिनके पास ऐप नहीं है तो ऐप में हो जाएं। हाँ, ग्रुप में पिक्चर भी आ जाएंगी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हर लेक्चर की मिलेंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके ओके। हाँ, वो फ्राइडे वाली भी भेजता हूँ यार, अब्दुल्ला आपने भेजी नहीं। चलें, ओके। 15 मिनट। ये अनलिस्ट कर दी मैं। ये ओके। लेकिन रुक गई। हाँ, चलें जी। वालेकुम अस्सलाम। अब आवाज़ भी ठीक हो गई होगी आप लोगों तक? आवाज़ अब ठीक आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी पहले से, पहले की निस्बत। अच्छा, अब हमने जी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय जॉर्ज ली मार्टे। और जो है बिग बैंग की थ्योरी थी कि जी अपनी डेंसिटी सिंगुलैरिटी थी, एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, वो अपनी डेंसिटी और मास को सस्टेन नहीं कर सकी, और क्या हो गया जी, फैलना शुरू हो गई, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ये भी एक थ्योरी है, किसने दी थी जी? जी ये हबल ने दी थी, एडविन हबल। एडविन हबल। एडविन हबल जो कौन है जी? अमेरिकन साइंटिस्ट है।
अमेरिकन साइंटिस्ट जिनके नाम पर टेलीस्कोप भी है, हबल टेलीस्कोप भी है, ठीक है जी, हबल टेलीस्कोप भी है जिनके नाम पर। आ जाएंगे, अभी ग्रुप में आ जाएंगे नोट्स आप लोगों के पास। अच्छा, हबल टेलीस्कोप भी है। अब ये इसके अंदर इन्होंने दो दो चीजों के जरिए से इन्होंने प्रूव किया था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। एक को कहते हैं रेड शिफ्ट, एक को कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अच्छा, अब यहां पर आपको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में चीजों का आइडिया होना चाहिए। आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला है विब ग्योर। विब ग्योर, ऊपर लिख भी देता हूं, विब ग्योर। विब ग्योर एक फॉर्मूला है जिससे वी से बनता है वॉयलेट, आई से बनता है इंडिगो, बी से बनता है ब्लू, और जी से बनता है ग्रीन, और वाई से बनता है येलो, और ओ से बनता है ऑरेंज, और आर से बनता है रेड। ये आपके कुछ कलर हैं जो कि लाइट स्पेक्ट्रम में मौजूद होते हैं। 3 और 3 6 और एक 7। लाइट स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं जी? 7 कलर, 7 कलर्स, जो कि आपको, जो आपकी एक कौशिक अज़ा होती है उसके अंदर भी नजर आते हैं। रेनबो, रेनबो जो होती है उसके अंदर भी आपको नजर आते हैं 7 कलर। तो अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है। वो क्या चीज याद रखनी है? कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अच्छा, इसको रटा लगाने का क्या तरीका है जनाब? रेड तेज कलर है, रेड सब नजर आता है ना आपको, रेड आपको नजर आता है, तो रेड जी तेज जो चीज है वो ज्यादा है। जो तेज चीज है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है जी? मैक्सिमम होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम। ठीक है जी। अब ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और इसके बाद अगर आप देखो तो ये वॉयलेट और इंडिगो, ये आपके इतने अबंडेंट कलर नहीं है, आप इनको पहचान ही नहीं सकते। आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, वो होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ। विजिबल स्पेक्ट्रम की क्या वेवलेंथ होती है? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। तो आपको उसके दरमियान सबसे पहले आपको जो लाइट नजर आती है वो कौन सी होती है जी? आपको रेड लाइट जो है वो नजर आती है। उसके बाद आपको ब्लू लाइट। रेड और ब्लू लाइट ये एक ऐसी लाइट है जो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में नजर आती है, आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको नजर आती है। अब रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज्यादा है। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है जी? मैक्सिमम है। और ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है जी? मिनिमम है। ये दो कलर आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, आपकी यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। रेड लाइट जो है वो आपकी, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी आपको चीज को दूर भेजना है तो आपको वेवलेंथ ज्यादा चाहिए। वेवलेंथ होती क्या है? वेवलेंथ होती है एक, मैं यहां पर अगर बनाऊं वेवलेंथ, एक वेव से दूसरी वेव का फैसला ये कहता है वेवलेंथ, लैम्डा। लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। ठीक है जी। तो आपकी एक वेव से दूसरी वेव का जो फासला है, और इसलिए जो है इसको वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। यानी आपकी चीज अगर दूर जा रही होगी ना तो आपको रेडिश नजर आएगी। अब बात फिर दोबारा गौर से सुनना, आपकी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है ना, यानी दूर भेजने के लिए, दूर जो चीज आपकी जा रही होगी वो आपको किस तरीके की नजर आएगी? रेड। और जो ब्लू होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है जी? कम होती है। और इसलिए जब आपके पास चीज आ रही होगी तो फिर वो क्या होगी जी? आपको क्या नजर आ रही होगी? ब्लू नजर आ रही होगी। जो चीज आपके करीब आ रही होगी वो आपको क्या कर नजर आ रही होगी? आपको ब्लू नजर आ रही होगी। और जो चीज आपके दूर जा रही होगी वो आपको क्या नजर आ रही होगी? रेड नजर आ रही होगी। ठीक है। जैसे इसकी मिसाल देता हूं, सूरज शाम को हमारे से दूर जा रहा होता है, हमें आसमान किस तरीके का नजर आ रहा होता है? रेड। रेड।
वो बेसिकली वो डिफ्यूजन की वजह से होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन की वजह से होता है। लेकिन आपको एक उसकी मिसाल मैंने बता दी कि रेड लाइट जो है जब कोई चीज दूर जा रही होती है आपसे, ठीक है, व्हेन थिंग्स अवे फ्रॉम यू विजिबल एज रेड। ये बात याद रख लो बस, कोई बात और याद रही या नहीं रही, ये बात याद रखो, और ये बात याद रखो, और ये बात याद रखो। सवाल हैं सारे के सारे, सारे के सारे सवाल हैं, सारे के सारे ये सवाल हैं। अब क्या बात मैंने बताई, जो चीज आपसे दूर जा रही होगी वो आपको क्या नजर आ रही होगी जनाबे वाला, रेड नजर आ रही होगी। और व्हेन थिंग्स क्लोजर टू यू विजिबल एज ब्लू। ठीक है जी। तो अब जी हबल ने क्या कर दिया जी, टेलीस्कोप लगा दिया। उसने देखा, उसने क्या देखा कि उसको उस टेलीस्कोप से जो रेड कलर था वो नजर आया। इससे उसने अंदाजा लगाया कि भाईजान ये हमसे दूर जा रही हैं, जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। अगर वो करीब आ रही होती, अगर यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग हो रहा होता तो हमें कौन सी वेवलेंथ नजर आती, ब्लू नजर आती। लेकिन हबल टेलीस्कोप के जरिए से हमें क्या नजर आया, हमें नजर आया रेड, रेड कलर। और इससे अंदाजा क्या लगाया गया, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। समझ आ गई बात की, बात की समझ आ गई। यानी उस हबल टेलीस्कोप से आपने क्या देखा जी कि आपकी जो वेवलेंथ है वो रेड की क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब चीज आपसे दूर जा रही होती है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। और आपको नजर कैसी आ रही होगी, वो आपको रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, आपको नजर आ सकती है, वो बड़ी वेव बनाती है, आपको दूर दूर से भी नजर आ सकती है, आपको दूर से भी नजर आ सकती है। और कंपैरिजन में देखें ब्लू, तो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है और ये आपको जो है करीब करीब से नजर आती है, ये दूर जाते हुए नजर नहीं आती आपको। ठीक है, तो इसलिए चीजें आपसे दूर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इससे अंदाजा क्या हुआ जी, यूनिवर्स। और ये सवाल आता है, थ्योरी किसने दी थी जी, एडविन हबल ने दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और उसने क्या थ्योरी दी थी, क्या चीजें उसने पेश की थी, ये मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। और अगर आपको समझ आ गई तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये इसकी तस्वीर बनेगी और आपके पास आएगी। एक और चीज भी आपके साथ क्लियर हो गई जी। अब इसके बाद जी हम स्टार जो है तीन तरह के होते हैं वैसे, एक तो स्मॉल स्टार होता है और एक एवरेज स्टार होता है और एक आपके पास मैसिव स्टार होता है। तो हमारा सन जो है वो एक एवरेज स्टार है। हमारा सन जनाबे वाला कौन सा स्टार है जी, एवरेज स्टार हमारा सन जो है। इसकी लाइफ क्या है, अभी तो ये जवान है, अभी तो ये जवान है, अभी तो मैं भी जवान हूं। ठीक है जनाबे वाला, अभी ये जवान है। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। आपने जी याद क्या रखना है, याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। थ्योरी किसने दी, एडविन हबल ने। एडविन हबल ने क्या कहा जी, एडविन हबल एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसके नाम पर एक टेलीस्कोप भी है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। अब उसने कॉन्सेप्ट दिया रेड शिफ्ट का और ब्लू शिफ्ट का। उसने, हमने कहा लाइट स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं जी, 7 कलर होते हैं। लाइट स्पेक्ट्रम जो है क्या होता है जी, लाइट स्पेक्ट्रम वो कलर जो हमें नजर आ सकते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम कितना होता है जी, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ आपको नजर आ सकती है। इसमें जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है और उसके बाद जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होती है। तो उसने कहा जब चीजें आपसे दूर जा रही होंगी इसका मतलब बड़ी वेवलेंथ होगी, बड़ी वेवलेंथ होगी और आपको नजर कैसी आ रही होंगी, रेड नजर आ रही होंगी। और चीजें अगर आपकी करीब की तरफ आ रही होंगी तो वो आपको कैसी नजर आएंगी जी, ब्लू नजर आएंगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए उसने जब यूनिवर्स में देखा तो उसने देखा कि चीजें आपसे दूर जा रही हैं। उसने किस तरीके से अंदाजा लगाया, उसे चीजें रेड नजर आई। चीजें रेड आने से मतलब क्या है कि चीजें अर्थ से दूर जा रही हैं। अर्थ से जो है वो इसका जो सोलर सिस्टम है इससे जो दूसरा स्टार है वो दूर जा रहा है।
जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो चीजें दूर जाने से आपको रेड नजर आ रहा है, और दूर जाने से मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से फासले पर है, यानी एक्सपैंड कर रही हैं, यानी एक्सपैंड कर रही हैं, यानी ये बढ़ रही हैं। जब मैं फैलना शुरू करूंगा, जब मैं इस तरफ, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ हूं, मेरे साथ वाला प्लेनेट है वीनस, मेरे साथ वाला प्लेनेट है, मैं इधर फैलना शुरू कर देता हूं। मैं फैलना शुरू किया तो मैं इसके दूर दूर जो होता जाऊंगा, मैं दूर दूर होता जाऊंगा। ठीक है जी, मैं यानी कायनात को हम बात करें ना, कायनात को देखो, कायनात की वसत को देखो आप, तो अर्थ इज एक्सपेंडिंग। इस चीज से अंदाजा लगाया गया, लेकिन ये अभी थ्योरी ही है। ठीक है जी, आपके इसमें से सवाल जो बन सकते थे वो आपको मैंने बता दिए और टॉपिक भी समझा दिया। विबग्योर, विबग्योर है वॉयलेट, इंडिगो, और उसके बाद जो है ब्लू। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो इस तरीके से यार विबग्योर कर लेना, ग्रीन, येलो, और से ऑरेंज, और आर से रेड, विबग्योर। ठीक है जी, और अगर रेड की देखो वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और वॉयलेट की देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम। ठीक है जी, इस तरीके से आपका क्या हो गया जी। अभी बेटा आ जाते हैं नोट्स, अभी यार नोट्स भेज दो यार, वो बेसिक वन वाले। ठीक है, नो अभी आ रहे हैं ग्रुप में, टेंशन क्यों ले रहे हो? लेक्चर लो, सुकून से लेक्चर लो, अपनी उंगलियों को सुकून दो। हाँ, उंगलियों को सुकून, उंगलियों को सुकून दो और लेक्चर लो सुकून से। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैंने कहा एक होता है जनाबे वाला आपके पास एवरेज स्टार, और उसके बाद आपके पास क्या होता है जी, आपके पास मैसिव स्टार। और स्टार की फॉर्मेशन की बात की हमने कि सबसे पहले गैलेक्सी वजूद में आई, गैलेक्सी के बाद फिर जो एक अच्छा, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। सवाल आता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अब एवरेज स्टार और मैसिव स्टार की एज देख रहे हैं हम। ठीक है जी, कॉस्मोलॉजी याद रहेगा, तो उसके बाद ये एज। अब देखो, हर चीज फानी है, दुनिया फानी है, हर चीज को मौत आनी है, दुनिया फानी है, हर चीज को मौत आनी है। तो फिर उससे मौत आई, तो एवरेज स्टार जो है, अब सुपर जो आपका निबोला था, निबोला से आपका क्या हुआ जी, फ्यूजन रिएक्शन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करना शुरू हो गया और वो बन गया स्टार। अब स्टार दो तरह के होते हैं, पहले तो जो वो एक्टिव स्टार था, आपने उसको कह दिया जी एक्टिव स्टार, उसके बाद वो क्या बनेगा जी, उसके बाद वो बनेगा रेड जियांट। रेड जियांट, रेड जियांट के बाद वो क्या बनेगा, प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला, ठीक है जी, प्लैनेटरी नेबुला। फिर उसके बाद वो क्या बनेगा जी, व्हाइट डॉर्फ। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं मैसिव स्टार की बात करूं, तो ये बनेगा जी सुपर रेड जियांट। ठीक है जी, उसके बाद ये बनेगा सुपरनोवा। सुपरनोवा, और सुपरनोवा के बाद ये क्या बनेगा जी, ये यहां पर लिखते हैं हम, सुपरनोवा के बाद ये क्या बनेगा जी, सुपरनोवा के बाद इसके पास दो प्रोसेस होंगे। दो प्रोसेस क्या होंगे, या तो ये बन जाएगा जनाबे वाला एक न्यूट्रॉन स्टार, या ये बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्लैक होल। अब ये हमने समझना है कि यार ये चीजें मैंने क्या लिखी हैं, ये हमने समझना है। अब देखो, एक स्टार था, नेबोला से स्टार वजूद में आ गया, और हमारा स्टार जो है, हमारा स्टार सन, यूनिवर्स कब क्रिएट हुई, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, नासा लेटेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नासा लेटेस्ट रिपोर्ट, यूनिवर्स वाज क्रिएटेड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और अगर मैं बात करूं सन की, आपका जो सन है स्टार, ये कब क्रिएट हुआ जी, क्रिएटेड बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो।
4.6 बिलियन ईयर्स अगो और 9.2 बिलियन ईयर्स अगो बाद ये दोबारा क्या बन जाएगा, व्हाइट डॉर्फ, मर जाएगा ये। अब ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये हमने पढ़ना है। अब देखो ये जो एवरेज स्टार होता है, ये रेड जियांट, अब इसके अंदर है क्या, ये स्टार स्टार है क्यों, हाइड्रोजन की वजह से। इसका जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी का क्या होता है, पेट्रोल होता है। तो एक स्टार जो है उसका पेट्रोल क्या है, उसका पेट्रोल है भाईजान हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसके अंदर एक्टिव रहेगी, हाइड्रोजन रिएक्शन करती रहेगी, ग्रेविटी उधर काम करती रहेगी, चीजें आपस में बॉन्ड रहेंगी, तो फिर जो है वो स्टार चलता रहेगा। जैसे ही पेट्रोल खत्म होना शुरू होगा वो क्या बन जाएगा जी, रेड जियांट। रेड जियांट खत्म हो, रेड जैसे ही रेड जियांट बना, उसका पेट्रोल खत्म हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा जी, वो दोबारा उसकी ग्रेविटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा जी, प्लैनेटरी नेबुला। उसका वॉल्यूम मजीद इंक्रीज कर जाएगा, उसका वॉल्यूम मजीद इंक्रीज कर जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला वो बना। फिर उसके अंदर जो है ग्रेविटी भी जब कम हो जाएगी तो वो फिर क्या बन जाएगा, व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, व्हाइट डॉर्फ। अब ये है क्या, और ये और इसका इसका क्या प्रोसेस है, ये आपको बताता हूं कि यानी मैंने एक चीज तो आपको बता दी एवरेज स्टार की, यानी हमारा सन जो है ये अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसे 4.6 बिलियन ईयर्स हुए हैं, अभी 4.6 बिलियन और इसको लगेंगे, इसको खत्म व्हाइट डॉर्फ बनते हुए, ठीक है जी। अभी तो ये बिल्कुल जवान है, ठीक है जी। अभी इसने क्या है जी, ये बिल्कुल इस स्टेज पर है जी, इसे प्रोटोआ कहते हैं, ठीक है, इसी तरीके से इसका कोई नाम है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये रेड जियांट बनेगा। रेड जियांट क्या है, जब इसका तेल खत्म हो जाएगा। और रेड जियांट क्या होता है, जब इसका तेल यानी थोड़ा सा बिल्कुल बचेगा, जब हाइड्रोजन इसके अंदर थोड़ी सी होगी, तो ये क्या बन जाएगा, रेड जियांट। और प्लैनेटरी निबोला, निबोला से क्या मुराद होती है, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, तो उसका ये फिर दोबारा क्या बन जाएगा, प्लैनेटरी निबोला। अब डॉर्फ क्या होता है, डॉर्फ, ये डॉर्फ आप प्लैनेट्स में भी सुनोगे और इधर भी सुन रहे हो। अब ये डॉर्फ बेसिकली देखें, एक स्टार है ना, उसकी स्टार का क्राइटेरिया क्या है। मैं कहता हूं मैं इंसान हूं, मुझे इंसान अपने आप को साबित करने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, भी मेरे पास दिमाग है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास दो हाथ हैं, मेरे पास आंखें हैं, मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं बातें कर सकता हूं, मैं इंसानों की तरह बोलता हूं, मैं अपने आप को साबित कर लूंगा, ये क्राइटेरियाज हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टार, तो स्टार का क्या क्राइटेरिया है, जो अपनी लाइट को प्रोड्यूस कर सके। और लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी, जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो सके। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होगा, जिसके अंदर जो है ना, जिसका एक स्पेसिफिक साइज होगा, जिसका इतना बड़ा साइज होगा, उसी के अंदर हाइड्रोजन का एक रिएक्शन हो सकेगा। तो वो चीज जो पहले तो स्टार थी, लेकिन एक प्रोसेस के बाद व्हाइट डॉर्फ बन गई, यानी उसका वो अब साइज नहीं है, उसके अंदर वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा, तो वो अब क्या बन गया जी, व्हाइट डॉर्फ बन गया। वो अब स्टार की कैटेगरी में उसको रखा नहीं जा सकता, हालांकि था तो वो भी स्टार, लेकिन अब क्या बन चुका है, व्हाइट डॉर्फ। जैसे आपका प्लूटो है, प्लूटो क्या है, प्लूटो भाईजान आपका प्लैनेट, इसको 2006 तक कंसीडर करते थे, और उसके बाद क्या हो गया जी, प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि प्लैनेट होने के लिए आपको एक स्पेसिफिक साइज चाहिए, प्लैनेट होने के लिए आपकी कोई ना कोई जो है आपका वॉल्यूम होना चाहिए। तो वो जो प्लैनेट का क्राइटेरिया है कि एक प्लैनेट होने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है, वो प्लूटो ने फुलफिल नहीं किया, और इसलिए प्लूटो को हमने क्या नाम दे दिया, डॉर्फ स्टार, डॉर्फ प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट। और अब यहां पर एक बात आ जाती है मैसिव स्टार की। मैसिव स्टार के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सुपर रेड जायंट बन जाएगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है जी, इसके अंदर एक एक्सप्लोजन हो जाएगा, फिर ये जी क्या बन जाएगा आपके पास। देखो अगर तो इस सुपरनोवा के अंदर अपने अंदर ये न्यूट्रॉन क्रिएट कर लेता है, अगर ये अपने अंदर न्यूट्रॉन क्रिएट कर लेता है और एक एटम बनने की सलाहियत रख लेता है, तो फिर ये क्या बन जाता है जी, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और वो भी यानी न्यूट्रॉन स्टार क्या है, एक बड़े स्टार का यानी बस बच्चा ही, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं उसको। उसके बाद अगर वो नहीं बन सका, तो वो फिर क्या बन जाएगा जी, ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल कहां पर बनते हैं, एक तो मैंने आपको बताया गैलेक्सी की कोर में, और दूसरे नंबर पर जो आपके मैसिव स्टार होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, उनकी कोर में भी क्या होता है जी, उनकी कोर में भी ब्लैक होल बन जाते हैं। वो आखिर में जाकर क्या बन जाते हैं, अपनी जिंदगी जब उनकी खत्म हो जाती है, ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल क्या है, समझ आ गई बात की, समझ आ गई बात की, ब्लैक होल क्या है, मैंने बता दिया जी ब्लैक होल। अब सवाल भी आया हुआ था कि ब्लैक होल, सवाल क्या था
अभी रिसेंटली मैनेजर औकाफ के पेपर में सवाल आया हुआ था। अब सवाल गौर से सुनना, सवाल गौर से सुनना, सवाल बड़ा टेक्निकल था। सवाल आया हुआ था, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है ऐसी जो ब्लैक होल के अंदर मौजूद चीजों को उससे बाहर नहीं जाने देती? वो कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लैक होल के अंदर मौजूद चीजों को इससे बाहर नहीं जाने देती? अब ये ब्लैक होल जो है ये बन गया। अब ये ब्लैक होल होता क्या है भाईजान? इसके अंदर वो जो सिंगुलैरिटी वाली खसूसियात थी ना, इसके अंदर वही खसूसियात हैं उस ब्लैक होल के अंदर। इसकी देखें, आपकी यूनिवर्स जो है ना, आपकी जो विजिबल यूनिवर्स है उसकी स्पीड है। जैसे मैं कहता हूं मैं भागना शुरू करूं, मेरी कितनी स्पीड है? मेरी 10 किलोमीटर स्पीड है, मेरी 5 किलोमीटर स्पीड है, ठीक है? तो मेरी एक स्पीड है 5 किलोमीटर, मैंने कह दिया। तो इसी तरीके से इस यूनिवर्स की भी एक स्पीड है, इस यूनिवर्स की भी एक स्पीड है। अभी मैंने एक बात बताई थी, गौर से जिन्होंने सुनी हुई है उनको याद रहेगी मेरी बात। अभी मैंने, आपने सुननी है मेरी बात, बड़े गौर से सुननी है। मैं इसको टच कर, बड़े गौर से सुनना, ये बात बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं। अभी मैंने कहा दो बंदे ट्रेन में जा रहे हो तो वो एक दूसरे के मुताबिक क्या है? साकिन है, स्टेशनरी है। लेकिन किसी दूसरे के लिए वो क्या है? वो 120 की स्पीड में जा रहे हैं। अब मैंने कहा इस यूनिवर्स की, हमारी यूनिवर्स की एक स्पीड है। वो क्या स्पीड है? वो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। हमारी यूनिवर्स स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट वो क्या है जी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यही यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकेंड। तो मैं कह रहा हूं जी हमारी यूनिवर्स की स्पीड कितनी है जी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। अगर कोई चीज, अगर कोई चीज इस स्पीड से चलना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? यानी जैसे ट्रेन में बैठे हुए थे, दोनों सेम स्पीड से थे, ठीक है? तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट हम आपने याद रखना है कि ट्रेन में बैठे हुए दो लोग एक दूसरे के लिए क्या है? साकिन है। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है तो वो क्या है जी? वो एक दूसरे के लिए, यानी कायनात की स्पीड से वो बराबर हो गई है, ठीक है? यानी अगर इसने इससे भी ज्यादा चली गई, यही थी बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? और अब ग्रेविटी क्या है? अब मैंने आपको बताई है एक बात कि ग्रेविटी बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स का एक फिनोमिनन है, लेकिन यहां पर तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल के अंदर मैंने ग्रेविटी की बात की, तो ये ग्रेविटी आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इसकी तादाद, इसकी जो शक्ल है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी ये स्पीड ऑफ लाइट को भी अपने अंदर से पास नहीं करने देती। यानी इसकी स्पीड, इस ब्लैक होल की स्पीड इस स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। समझ आई? यानी जब दो चीजें स्पीड ऑफ लाइट से जा रही हैं, ये हम जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्स है पूरी, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज जा रही है, इन दोनों के लिए ये दोनों क्या है? साकिन। तो अब कोई चीज अगर इससे भी तेज जा रही है, वो तो इसको भी नहीं साथ लगने देगी, वो तो इसको भी नहीं लगने देगी, इसको भी खींच लेगी। और जो चीज की इतनी स्पीड होती है वो अपने अंदर चीजों को क्या कर लेती है? उसकी ग्रेविटी भी जितनी स्पीड होगी, अगर मैं किसी को ऐसे मुक्का मारूं कम लगेगा, अगर भाग कर मुक्का मारूं तो ज्यादा लगेगा। अगर जितनी स्पीड से किसी को हिट किया जाता है उतनी, यानी अब इस ब्लैक होल की स्पीड क्या है? यूनिवर्स की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड है, इसलिए ये स्पीड ऑफ लाइट को अपने अंदर से पास नहीं करने देता। और ये क्या कर लेता है? इसकी ग्रेविटी, अब उसने सर आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को किसी और तरीके से बयान किया, ठीक है? उन्होंने इस तरीके से बयान किया, उन्होंने उन्होंने कहा है कि ग्रेविटी को आप हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसा नहीं रख सकते, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसा नहीं रख सकते, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट ग्रेविटी हो जाएगी। बस इतनी सी बात उन्होंने की। उन्होंने मजीद क्या बातें की? वी विल स्टडी इन आवर फर्दर लेक्चर, ठीक है? बट लेकिन ये बात मैं समझता हूं आपको बेसिक सी बात समझ आ गई होगी। अब ये ब्लैक होल की क्या है? ये इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये चीजों को जब एक बार खींच लेती है तो उसके बाद इससे चीजें बाहर नहीं जा सकती। अब उस ग्रेविटी की वजह से अब
मैं कहूं एक सवाल आए होते हैं बहुत ज्यादा, मैं अभी वो सवाल लिखवाऊंगा नहीं, मैंने वो लिखवाने हैं इन फर्दर टॉपिक्स। आपकी मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है, मून पर भी आपके ग्रेविटी है। क्यों? अभी मैंने आपको एक बात बताई कि दुनिया में कोई भी चीज है ना, अगर उसका मास है तो उसकी ग्रेविटी होगी, और मून का मास अर्थ के मास से कम है, तो इसका मतलब मून की ग्रेविटी कम है। और मैंने बात की W इज इक्वल टू एम जी। W इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय जी। क्या है ये? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि मून पर क्या हो जाएगा, मून पर आपका ये जी कम हो जाएगा, और इसीलिए मून पर आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मून पर आपका वेट कम हो जाएगा, यानी ग्रेविटी कम होने से आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है आपकी? मास ओवर वॉल्यूम। अगर मैं मास को भी कंसीडर कर लूं, उसके अंदर उस ब्लैक होल के अंदर कितना मास है, मैं मानता हूं उसका मास ज्यादा है, लेकिन उसकी जो अंदर चीजें रखने की वजह है वो उसकी डेंसिटी नहीं हो सकती। डेंसिटी तो उसका मास है, सिर्फ और सिर्फ उसका मास है। डेंसिटी उसका सिर्फ मास है, उसको चीजों को रोक किसने रखा हुआ है? जो आपस में उनका ग्रेविटेशनल पुल है, जो उनका ग्रेविटेशनल पुल है, उसने जो ग्रेविटी की कुव्वत ने उनको अपने अंदर रोक के रखा हुआ है। तो दैट ग्रेविटी जो है होल्ड, जो है ना, ब्लैक होल मटेरियल। ठीक है जी। तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन आपकी ग्रेविटी असर कर रही होती है चीजों के ऊपर। बेसिकली आपकी क्या चीज असर कर रही होती है? ग्रेविटी असर कर रही होती है, ना कि आपका जो है मास असर कर रहा होता है चीजों के ऊपर। आपकी ग्रेविटी चीजों को पुल कर लेती है। समझ आ रही है बात की? ग्रेविटी जो है वो रोक के रखती है चीजों को। डेंसिटी का क्या ताल्लुक है चीजों को ना निकलने देने से? डेंसिटी आपकी डेंस, तो उसके अंदर और मास डाल दोगे वो और डेंस हो जाएगा। डेंसिटी कहां से रोक सकती है किसी चीज को? ग्रेविटी जो है वो, जो उसकी एक ग्रेविटी क्या है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। समझ आ रही है बात की? हाँ, डाइंग स्टार ये है कि देखें, एक स्टार का क्राइटेरियन क्या है? स्टार का क्राइटेरियन है उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो। और जब उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा तो वो स्टार नहीं है। और वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा क्यों है? हाइड्रोजन की वजह से। जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो गई, जब वो उसकी हाइड्रोजन खत्म हो गई, तो वो क्या बन गया जनाबे वाला? वो अब स्टार नहीं रह गया, वो डॉर्फ बन गया। वो डॉर्फ बन गया। समझ हो गया? डाइंग स्टार यानी स्टार मर रहा है, अपनी ऐसा ऐसा इन स्टेजेस से गुजर कर मर रहा है। अब इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं, मैं इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये आपके पास क्या आ गया जी, ये देखें, ये पहले आपका क्या था? एवरेज स्टार था, फिर रेड जायंट बना, और फिर क्या बना जी? प्लैनेटरी नेबुला बन गया, और फिर व्हाइट डार्क बन गया। और दूसरी तरफ आपका क्या है जी? रेड जायंट बन गया, उसके बाद सुपरनोवा बन गया, तो न्यूट्रॉन अगर हासिल कर लिया तो न्यूट्रॉन स्टार बन गया, और ये ब्लैक होल बन गया। ठीक है जी। अब देखें इसमें क्या होता है जी, अब इसका पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया तो व्हाइट डॉर्फ बन गया। ठीक है, इसकी एक और भी मैंने आपके लिए, ये देखें जी, अब इसकी अगर आपका प्रोटोस्टार, जो स्टार की अभी हमारा सन है ना, वो प्रोटोस्टार की हालत में है। प्रोटोस्टार से ब्राउन स्टार में जाते हुए अभी इसे काफी टाइम लगना है, हम मार खप जाएंगे उस वक्त तक, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी।